बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, इमरान खान की अडयाला जेल से अनसेंसर्ड गुफ्तगू पहली मरतबा आपके सामने हम रखेंगे। इससे पहले इमरान खान ने अपने ऊपर होने वाले मुजालिम के हवाले से कभी जुबान नहीं खोली। पहली बार इमरान खान बोले हैं और पाकिस्तान का मीडिया क्या कर रहा था जब इमरान खान अपनी आप बीती सुना रहे थे। पिंजरे में बंद, जानवरों से भी बदतर सलूक और सेल में घुप अंधेरा। अब जेल तोड़ इमरान खान की रिहाई की तहरीक चलेगी। मुझे सिर्फ 3 लाख अफराद चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट हमारे से बात करने पर मजबूर हो जाएगी। ये किसने कहा? व्यूअर्स, इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे। और फिर फौजी अदालतों के क़याम की तैयारी की जा रही है। ये किसकी फरमाइश है और किसको इन अदालतों से सजाएं दिलवाई जाएंगी। और फिर मौलाना ने नए इंतखाबात और इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर दिया है। और व्यूअर्स, आज की सबसे अहम खबर लंदन से भी शामिल करेंगे, जहां पर काजी साहब के लिए सड़क पर चलना मुश्किल हो गया। गो काजी गो के नारे लंदन की सड़कों पर पाकिस्तान की आवाम ने जो हैं वो रेस किए। इन नारों के अंदर काजी साहब के लिए क्या पैगाम है और उनका अब सड़क पर चलना किस तरह से मुश्किल हो जाएगा, इसका भी हाल अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि इमरान खान की जो अनसेंसर्ड गुफ्तगू है वो पाकिस्तान के मीडिया ने नहीं चलाई। आजकल इमरान खान के मुकदमात की जो कवरेज कर रहे हैं ना सहाफ़ी, वो जाते हैं खान साहब से बात भी करते हैं, लेकिन इसे पाकिस्तान के मीडिया पर रिपोर्ट नहीं किया जाता। और स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में बैठे हुए एडिटर्स को, जो ब्यूरो चीफ्स हैं और जो इनके नुमाइंदगान अदालत में जो जेल के अंदर बनाई गई है जाकर इसे कवर करते हैं। इमरान खान की गुफ्तगू ना तो बाहर आएगी और ना ही इसको रिपोर्ट किया जाएगा। और सख्ती से कहा गया कि किसी को भी ट्विटर पर इसे रिपोर्ट करने की इजाज़त नहीं है। यानी इमरान खान की गुफ्तगू टीवी चैनल पर भी नहीं चलेगी और किसी प्राइवेट अकाउंट के ऊपर भी आप ये गुफ्तगू नहीं देख सकेंगे। अब इसीलिए इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से सहाफ़ियों से की जाने वाली गुफ्तगू को पोस्ट किया गया अमानतन। ये इमरान खान की अमानत है जो मैं आपके सुपुर्द कर रहा हूं, क्योंकि ये पैगाम उन्होंने अपनी कौम के नाम भेजा है। पहली चीज खान साहब ने क्या कही, वाज़े अल्फाज में खान साहब भी कहते हैं कि मैं कहना चाहता हूं कि जिसने भी 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट दिया उसने आईने पाकिस्तान की बुनियादों को हिलाकर पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है। दूसरी चीज खान साहब ने ये कही कि मुझे जिस तरह पिंजरे में बंद रखकर जहनी अजियत दी गई, ये बहुत ही नीच और अफसोसनाक हरकत है। जानवरों से बदतर सलूक किया गया। सेल की बिजली को 5 दिन तक बंद रखा गया। सेल में घुप अंधेरा रखा गया और 10 दिन तक सेल से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। कई हफ्ते तक मेरे डॉक्टर्स, फैमिली और वकला को मिलने पर पाबंदी लगाई गई। ये सख्तियाँ और टॉर्चर करके मुझे तोड़ना चाहते हैं, मगर मैं इस जुल्म के बावजूद पाकिस्तानी कौम की हकीकी आज़ादी के लिए डटा रहूँगा। आप कुछ लम्हों के लिए जब बिजली जाती है ना तो एक घबराहट सी होना शुरू हो जाती है। जस्ट इमेजिन करें, एक शख्स को आपने 5 दिन के लिए बिजली के बगैर रखा हो, जहां पे रोशनी का कोई दूसरा जरिया नहीं है, उसके ऊपर क्या बीती होगी। और ये अजियत पहुंचाने के लिए सब कुछ किया गया। इससे पहले बुशरा बीबी के सेल में जो रात को लाइट जानबूझकर जलाई जाती ताकि उन्हें अजियत पहुंच सके, चूहे छोड़ दिए गए। और यही काम जो है वो अब इमरान खान के साथ भी किया जा रहा है। तीसरी चीज जो खान साहब ने कही कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान के मुस्तकबिल और पाकिस्तानियों के मफाद और बेहतरी से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि इसके पैसे जायदाद सब बाहर है। ये पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ लूट मार के लिए आया और फिर अपने वतन वापस लौट जाते हैं। जब ये वज़ीर आज़म था तो 22 दफ़ा बरतानिया गया, अब तो वैसे भी ये 12वां खिलाड़ी है, इसलिए अपने वतन वापस जो है वो जा चुका है। अच्छा, अब इसमें ना बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि अगर आप मूवमेंट को देखें ना, बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो नवाज शरीफ साहब हैं वो चले गए लंदन से फिर वो चले गए अमेरिका अपने इलाज के लिए। और ये इलाज के नाम के ऊपर ना कौम को धोखा देते हैं। इलाज नहीं होगा जी, वहाँ पर इन्होंने कुछ लोगों से मुलाकात करनी है, जो मेरी इतलात है। और फिर लंदन में ये वापस आएंगे इन मुलाकातों के बाद। और अगर आपको याद हो ना, जब ये लंदन से अमेरिका जा रहे थे तो किसी ने सवाल भी किया था कि सर आप चौथी बार वज़ीर आज़म क्यों नहीं बन सके। तो उन्होंने बड़े गुस्से से कहा कि ये मौका है पूछने का, जब मैं अमेरिका जा रहा हूं तो तभी आपको ये सवाल याद आया। और टाइमिंग को जरा गौर कीजिएगा। और फिर शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब बैठे हुए हैं और सऊदी अरब जो है वो अमेरिकन के बहुत ही करीब हैं। तो कड़ी से कड़ी मिलाते जाएं और आपको पता चलता जाएगा कि ये अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए अब पाकिस्तान से बाहर जो ताकतें हैं
जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है उसकी मदद जो है वो चाह रहे हैं। लेकिन बाबूजी एक बात आप याद रखिएगा कि अमेरिका के अंदर अगर ट्रंप की हुकूमत आ गई ना तो फिर आपका ये ख्वाब जो है वो टूट जाएगा। बाज़ लोग इस पर यकीन नहीं रखते कि ट्रंप जो है वो अपनी पॉलिसी जो इस वक्त बाइडन की है उनके खिलाफ जाकर इमरान खान के लिए या कोई अमेरिका जो है वो ऑर्डर जारी कर सकता है। और दूसरी तरफ कुछ लोग ये समझते हैं कि कॉन्टिन्यूटी होगी और ट्रंप के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये ट्रंप भाई साहब आएंगे तभी पता लगेगा, लेकिन चांसेस भी और ज़्यादा हैं कि जिस तरह से हुकूमत अमेरिका में तब्दील हुई तो फिर पॉलिसी भी उनकी तब्दील होगी और इसके ज़्यादा कवी इम्कान जो है वो हमें नज़र आते हैं। और फिर इसके अंदर एक और भी जो बात खान साहब ने इंतज़ार पंजोता के हवाले से की, और ये ऑब्वियसली उनके फोकल पर्सन थे। इमरान खान की जो गुफ्तगू है उसे पार्टी तक पहुंचाया करते थे, एक ब्रिज का काम करते थे। अब इंतज़ार पंजोता के अगवा पर भी उन्होंने शदीद तशवीश का इजहार किया है और खान साहब ये कहते हैं कि ये जबरी गुमशुदगी मेरी ज़ात से मुखासमत का शाखसाना है, मुल्क में मुकम्मल लाकानूनियत का राज है और मेरे फोकल पर्सन के अगवा को 21 दिन हो गए, इसका कसूर क्या है? अफसोस है कि अदालतें भी खामोश हैं। और ये खान साहब सिर्फ ये अदालत इस मामले पर खामोश नहीं, आपकी जो गिरफ्तारी हुई, जिस तरह से आपको उठाया गया और जितने मुकदमात इस वक्त पाकिस्तान की अदालतों में चल रहे हैं, इन्होंने ना पूरे निज़ाम, रूल ऑफ द गेम्स चेंज कर दिए हैं और अब ये अपनी मर्जी से खेलेंगे। लेकिन ये रात जो तारीख रात है, इसके बाद एक खूबसूरत सुबह होगी और इस सुबह को कोई रोक नहीं सकता। अब एक सवाल बहुत ही अहम है कि क्या इमरान खान को जेल में ख़तरा है? लेकिन जी, एक तो खान साहब की सेहत के हवाले से पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं सलमान अकम राजा और इसके अलावा उनकी बहनें अलीमा खान, नौरीन नियाजी मुतादिद बार ये कह चुकी हैं कि इमरान खान की जान को जेल में ख़तरा है और उन्हें जो सहूलियात हैं वो नहीं दी जा रही। अब इमरान खान ने खुद इस बात की तस्दीक कर दी अपने ट्विटर अकाउंट से, क्योंकि जो भी आप बात कहते हैं पार्टी के लोगों को, इसे मिनो अन ट्वीट किया जाता है। खान साहब तस्दीक क्या कर रहे हैं कि उनकी जान को ख़तरा है और इस हवाले से इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शेख वकास अकरम साहब ने भी एक इंतहाई अहम ट्वीट की कि इमरान खान के साथ जेल में सफाकाना सलूक हो रहा है, ये लोग बानी पीटीआई को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और इमरान खान की ज़िंदगी को थोड़ा सा भी अगर नुकसान पहुंचा तो ये तमाम लोग जो हैं वो जिम्मेदार होंगे। एक तरफ इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई, उन्हें मुसलसल कैद तन्हाई में रखा गया, किसी भी जेल के अमले को उन तक रसाई नहीं थी और रसाई को मुअत्तल किया गया। और दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह जो हैं वो आपको एक अजीब किस्म की मंतक देते हुए नजर आते हैं। ये मंतक उन्होंने इमरान खान को छुड़वाने के हवाले से, यानी जेल के ऊपर हमले की बात की है, लेकिन उससे पहले शेख वकास अकरम साहब ने जो जुमला कहा ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस हवाले से एक पिटीशन भी दायर कर देनी चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है और कुछ नहीं आपका जाएगा। आप जाएं, अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएं और कहें कि ये जो इनके अंडर, इनके मुखालफिन के अंडर जो जेलें हैं, इन जेलों में इमरान खान की जान को खतरा है, इन्हें केपीके की किसी जेल में मुंतकिल किया जाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालत का इस मामले पर जरूर दरवाजा जो है वो खटखटाना चाहिए। अब राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा? अब ये जो मंतक और जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं ना, ये पता नहीं किस कैफियत में बैठे हुए थे, इंटरव्यू उन्होंने दिया और क्या इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लगाया है। जो कुछ 3 दिन पहले जो प्रेसिडेंट वैन के साथ वाकया पेश आया, जिसके ऊपर अभी भी बहुत सारे सवालात हैं, हुकूमत इसका जवाब नहीं दे सकी, सिर्फ ये पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं टेलीविजन चैनल पर बैठकर। इन्होंने इस वाक़े को जेल और इमरान खान के साथ मंसूब कर दिया। वो क्या कहते हैं कि हुकूमत के पास इत्तलात थी कि जेल के अंदर से ही जेल तोड़कर इमरान खान को छुड़वाने की प्लानिंग हो रही है, इसलिए जेल में उनके साथ मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई। यानी इमरान खान को किसी दहशतगर्द या किसी चोर डाकू से जोड़ दिया गया। हुकूमत ये भूल गई है कि आप इमरान खान के बारे में बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म है। एक वोट बैंक जो पाकिस्तान की अवाम ने सबसे ज़्यादा इस मुल्क के अंदर किसी जमात को दिया तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और इस जमात को पाकिस्तान की अवाम ने अपने दिलों में जगह दी और राना सनाउल्लाह जिसे पाकिस्तान की अवाम ने रद्द किया, अब वो इस साजिश को इमरान खान के साथ जोड़े हैं। फिर दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही कि डील के हवाले से राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हुकूमत से तो इमरान खान की कोई डील नहीं हो रही, किसी और से हो तो पता नहीं। ख्वाजा साहब ने ठीक कहा था कि बुशरा बेगम की रिहाई गैर मामूली बात ही है, कोई मामूली बात तो नहीं है कि 1 साल बाद वो जेल से रिहा हो रही हैं। और राना सनाउल्लाह ने फौजी अदालतों के हवाले से भी एक जुमला ये कहा और ये आपको पता लग जाएगा कि हुकूमत जो है वो आने वाले दिनों के अंदर किस किस्म की तैयारी कर रही है।
फौजी अदालतें दहशत गर्दी रोकने के लिए हमारे सिक्योरिटी इदारों का मुतालबा है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि 27वीं तरमीम के अंदर फौजी अदालतों की शिक को शामिल किया जा सकता है, यानी जो पूरा सेटअप है वो लाएंगे और 27वीं तरमीम के अंदर ये शामिल हो सकती है। अब इसके अंदर मसला ये है कि जिसने दहशत गर्दी करनी है ना भाई, उसे इन अदालतों का कोई खौफ नहीं होगा। पाकिस्तान के अंदर सजाए मौत है दहशत गर्दी, जब आप किसी पर हमला करते हैं। और फिर जो सुसाइडर है ना, जब जैकेट बांध कर अपने आप को उड़ा देता है, तो जो उसको बनाने वाले हैं उनको किस बात का खौफ होगा। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए फौजी अदालतों का एक मामला जो है वो आप लेकर आ रहे हैं। इससे ज़्यादा इसकी कोई हकीकत नहीं है। जब आप अपने मुखालफिन की इनकी गुफ्तगू को आप सुनें ना, तो वो बहुत ही तकलीफ देह है। मरियम कहती है कि फितने को ख़त्म करना है, हमने ये बीमारी जो है वो KPK से आई, इनके वालिद मोहतरम क्या बात करते हैं, तो ये अपने मुखालफिन को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए ये हर हद तक जो है वो जाएंगे। और हमने फौजी जो अदवार हैं हमारे डिक्टेटरशिप के, उसके अंदर ये चीज़ें देखी जहाँ पर सिविलियंस के वजूद को कबूल नहीं किया जाता। अब यही चीज़ जो है वो हमें मौजूदा हुकूमत की हर पॉलिसी के अंदर नज़र आ रही है। डिक्टेटरशिप आपको इस सिविलियन हुकूमत के अंदर भी नज़र आएगी, यानी अपने मुखालफिन को बर्दाश्त नहीं करते। डेमोक्रेसी का ये हुस्न है ना कि तनकीद अगर कोई करता है तो आप उसका जवाब दें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे ऐवानों में भी ये होता है कि मिनिस्टर्स गायब हैं, जो सवालात जिनकी मिनिस्ट्री से रिलेटेड हैं वो सवाल का जवाब देने के लिए मौजूद नहीं है। तो पूरी की पूरी डेमोक्रेसी जो है एक तमाशा बनाकर आप इसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब डील के हवाले से बैरिस्टर अकील ने जी एक और शोशा छोड़ा है। ये पहले राना सनाउल्लाह ने कहा कि अंदर से हमला होना था और इमरान खान को छुड़ा कर ले जाते। बैरिस्टर अकील ये कहते हैं कि इमरान खान की जो तबीयत का बहाना करके इन्हें बाहर भेजने की एक ग्राउंड जो है वो बनाई जा रही है, और कुछ दिनों के अंदर शौकत खानम की रिपोर्ट भी आ जाएगी जिसमें ये कहा जाएगा कि इमरान खान को इलाज के लिए बैरून मुल्क भेजा जाए। सर भेज दें, पाकिस्तान की अवाम ये कभी नहीं कहेगी कि इमरान खान जो है वो भाग गया। इमरान खान की ज़िंदगी को वाकई ही ख़तरा है। ये बाऊजी वाला ख़तरा नहीं है कि प्लेटलेट्स ऊपर होते हैं, कभी नीचे होते हैं, कभी बैठ जाते हैं, कभी खड़े हो जाते हैं, और जब वो लंदन आते हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। हमें इस पूरे अरसे में ना कोई एक रिपोर्ट मीडिया के साथ शेयर नहीं की गई। जो रिपोर्ट्स हमें मिलती रही हैं वो हाई कमीशन के ज़रिए मिलती रही या हुकूमत पाकिस्तान के सोर्सेज से। लंदन में किसी डॉक्टर ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की मां सिवाय डॉक्टर अदनान के। तो ये वो बीमारी नहीं है, बल्कि इमरान खान की जान को ख़तरा है। इमरान खान की जान के साथ ये लोग खेल रहे हैं। अब इमरान खान की ये जो जेल तोड़ रिहाई की जो बात हो रही है, इस पर शेर अफजल मरवत साहब की जो एंट्री हुई और उन्होंने कहा कि मुझे 3 लाख लोग दे दें, मैं डी चौक लेकर इन्हें जाऊंगा और फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हमारे से खुद बात करने पर मजबूर हो जाएगी। शेर अफजल मरवत का जी एक इंटरव्यू, और उन्होंने इमरान खान की रिहाई के हवाले से ये बात कही, और वो ये कहते हैं कि हमारा एहतजाज सिर्फ धरनों की शक्ल में होना चाहिए, मुझे 3 लाख डी चौक पर लोग दे दें, फिर देखें कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाएगी। सलमान अकरम राजा ने जी इस हवाले से पहले वो कह चुके हैं कि अब मामलात जो हैं वो सड़कों पर ही हल होंगे, पार्लियामान में मामलात किसी सूरत हल नहीं हो सकते। और शेर अफजल मरवत ने ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जुमला ये कहा कि एहतजाज ऐसा नहीं होता कि आप आए, आपने एहतजाज किया और घर चले गए, आपको मुसलसल धरना देना पड़ेगा। इस वक्त अली अमीन गंडापुर के अलावा हमारे पास कोई मुतबादिल शख्सियत मौजूद नहीं है, और सिर्फ मेरे बुग़्ज़ में मुझे एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दी जाती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त ये भी साजिश हो रही है कि जो लोग कुछ करना चाहते हैं उनके खिलाफ मुहिम चलाई जाती है। अच्छा, इस पे ना मरवत साहब ने शायद थोड़ा सा मुबालगा मेज़ी से काम लिया, क्योंकि आपको कोविड था। अगर आप डी चौक पहुँच जाते उस दिन तो किसी ने आपको रोका नहीं था, आपकी सेहत ख़राब थी और ख़ुद आपकी वीडियोज़ आ रही थी, आपके पैगामात आ रहे थे। तो अगर आप हमें यकीन है कि अगर आप बीमार ना होते तो उस दिन आप इमरान खान को रिहा करवा कर ही बाहर आते। तो ये भी एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कि एक दूसरे के ऊपर ये तनकीद करते हैं। अब जो अगली चीज़ मरवत साहब के नज़दीक जो ये समझते हैं, जो इस इंटरव्यू में उन्होंने कही कि इमरान खान के जहन में ये बात बिठाई गई कि मैं उनकी जगह लेना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे साथ कमिटमेंट की थी कि हम एहतजाज कमेटी बना देंगे, मगर उनको बताया गया कि क्रेडिट सारा खुद ले जाता है। अब देखें जी, कोई दोबारा भी पैदा होकर आ जाएगा ना, चाहे वो शेर अफजल मरवत हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो इमरान खान के ख़ानदान में से भी कोई हो, पाकिस्तान की अवाम कभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी और वो इमरान खान की जगह नहीं ले सकता। तो शेर अफजल मरवत साहब, आप आई डोंट नो, ये आपके जहन में खुशफहमी है या किसी ने गलत खुशफहमी जो है वो डाल दी है कि आप शायद इमरान खान की जगह लेंगे,
یہ صرف ریلیونٹ رہنے کے لیے نا مجھے یہ ایک انٹرویو لگا، اس کے علاوہ اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی. اور پھر انہوں نے کارکنوں کی بات کی کہ فواد چودھری صاحب کا واپس آنا کارکنوں سے کبھی بھی جو ہے وہ قبول نہیں کریں گے. اور فواد چودھری یہ بتائیں، یہ بڑا ایک انکشاف ان کی طرف سے کیا گیا کہ پنجاب اور کے پی کی حکومت گرانے میں جو اسمبلیاں جو توڑی گئی اس میں فواد چودھری کا ہاتھ تھا اور وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے تھے. ویورز، یہ خبر کچھ حد تک اس میں سچائی بھی لگتی اس لیے بھی ہے کہ اس وقت جنرل باجوہ مسلسل عمران خان کو کہہ رہے تھے کہ آپ دونوں اپنی حکومتیں قربان کریں، میدان میں آ جائیں، ہم آپ کو الیکشن لے دیتے ہیں. لیکن اس کے برعکس جو ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کھیل کھیلا، جس کا پاکستان تحریک انصاف جو ہے یعنی اس سازش کا بری طرح جو ہے اسے سامنا کرنا پڑا اور شکار ہو گئی. اب فضل الرحمان صاحب انتخابات کی بات کر رہے ہیں اور انہوں نے بھی مطالبہ کر دیا ہے، اور ڈیرہ اسماعیل خان میں گفتگو کرتے ہوئے فضل الرحمان نے 4 چیزیں جی بڑی امپورٹنٹ کہی ہیں. پہلی چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ کو علیحدہ ہونا پڑے گا، انتخابات سے ہی ملک جو ہے وہ بچ سکتا ہے. اپنے مطلب کے لیے الیکشن کرائیں گے تو ٹھیک، کوئی شفاف الیکشن کی بات کرے تو حالات خراب ہیں. عمران خان کے بشمول سب سیاسی لیڈران کی قید و بند کے خلاف ہوں، جعلی مینڈیٹ سے حکومت بنی تو حالات ٹھیک ورنہ حالات خراب ہو گئے. ہم نے آئین کو غیر آئینی جو طریقہ کار ہے اسے پاک کرنا ہے. 1 مہینے کی محنت کے بعد جمعیت نے اپنے اہداف حاصل کر لیے. پاکستان تحریک انصاف نے اپنے حالات کی وجہ سے ووٹ نہیں کیا. ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات میں لمحہ بلمحہ باخبر رکھا، جس کی وجہ سے حکومت جو ہے جن کی حکومت بنائی گئی وہ 26ویں آئینی ترمیم لانے میں مکمل طور پر ناکام رہے. عوام کے مسائل کے حل کے لیے قابل اعتماد رہنماؤں سے بات چیت کی جائے گی. استحکام کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر. فضل الرحمان صاحب کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ آپ کی وجہ سے ہی یہ 26ویں ترمیم آئی ہے، اور اس 26ویں ترمیم کے اندر جو نقطہ آئینی بینچز کے حوالے سے تھا، حکومت سب باتیں منا کر نکل گئی. آپ سر کچھ نہیں کر سکے. اگر آپ اپنے بچوں کا اور جو کرائے پر ہمیشہ دوسری پارٹیز کے لیے آپ نے ہمیشہ ان کو تیار رکھا، اگر آپ اپنے مقصد کے لیے انہیں استعمال کرتے تو شاید ایک ڈیفرنٹ قسم کا آج پاکستان جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہوتے. میں بھی آپ کو نا آخر میں یہ خبر بھی دے دوں کہ لندن کی سڑکوں پر گو قاضی گو کے نعرے لگ گئے ہیں، اور قاضی صاحب کل سے ہی لوگ ان کی طاق میں تھے. لندن وہ لینڈ کریں گے، ایئرپورٹ کے اوپر بھی بہت سارے پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ لوگ جو ہیں پہنچے، عام جو سول سوسائٹی ہے وہ بھی پہنچی، اور ہر وہ پاکستانی جو سمجھتا تھا کہ قاضی نے اس ملک کے ساتھ ایک بہت ہی برا سلوک کیا، ہماری نسلوں کے ساتھ برا سلوک کیا، دشمنی کی، پہنچ کر کم از کم احتجاج جو ہے وہ ضرور کروایا جائے، کیا جائے، اور ان لوگوں کو کم از کم قاضی صاحب کو جو وہ آئینہ دکھایا جائے. کل تو لوگ قاضی صاحب کو نہیں پکڑ سکے، لیکن آج قاضی صاحب کو جو ہی پکڑ لیا گیا ہے، اور قاضی صاحب جس حالات میں پکڑے گئے یہ عبرت ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو پاکستان کے اندر رہنا نہیں چاہتے. ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے پاکستان میں یعنی ایک دن بھی نہیں گزارا، اور اپنی ریٹائرمنٹ کے اگلے دن ہی یہ پاکستان کو چھوڑ کر لندن آ گئے. اور جو ویژولز اس وقت آپ کی سکرینز کے اوپر موجود ہیں یہ ایکسکلوسیو ویژولز ہیں. قاضی صاحب نے بڑی کوشش کی کہ یہ جو پاکستان کی عوام ہے، تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں، آپ ان کو چکمہ دے کر نکل جائیں، لیکن آپ چکمہ دے کر نکل نہیں سکے. ایک ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں دروازہ کھلتا ہے مڈل ٹیمپل، جہاں پر آج قاضی صاحب انوائٹڈ تھے، اور کافی دیر سے پاکستان تحریک انصاف اور سول سوسائٹی کے لوگ جو ہیں وہ انتظار کر رہے تھے قاضی صاحب کا کہ وہ آئیں اور ان کا بھرپور طریقے سے جو ویلکم کیا جائے. پاکستان کے اندر جس قسم کے یہ فیصلے کرتے رہے اور جس قسم کی انہوں نے وہاں پر روایات قائم کی ہیں، اس کا جواب کم از کم احتجاج کر کے دیا جا سکے. آپ نے ایک انٹرسٹنگ بات یہ دیکھی ہوگی کہ قاضی صاحب نے آنا تھا، خطاب کرنا تھا، پولیس موجود تھی، لیکن کسی نے احتجاج سے نہیں روکا. پاکستان میں اگر ایسا ہوتا نا تو انہوں نے کیا کرنا تھا، دفعہ 144 لگا دینی تھی، اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کی شکلیں، اور عین ممکن ہے کہ جتنے لوگ وہاں پر پروٹیسٹ کر رہے تھے ان کے نام جو ہے ایمبیسی کے اندر دے دی گئے ہوں. وہاں پر لوگ موجود بھی تھے میری اطلاعات کے مطابق، اور ان کے نام لیے جا رہے تھے، چیک کیا جا رہا تھا، ویڈیوز بنائی جا رہی تھی کہ کون کون یہاں پر موجود ہے، تاکہ کم از کم ان کا پاکستان اگر یہ گئے تو ان کا وہاں پر جانا جو ہے وہ مشکل بنایا جا سکے. بہت ہی ایک عبرت کا نشان بنایا گیا ہے جی آج کی اس انٹری کو، اور پھر جو ان کا ایگزٹ ہوا قاضی صاحب کا گاڑی کے اندر، وہ پاکستان کی عوام کو فیس نہیں کر سکے. بہت ہی ایک طرح سے دکھ بھی ہوا، افسوس بھی ہوا کہ جب آپ ایسے فیصلے کرتے ہیں تو پھر یہ ہے عوام کی طاقت، یہ ہے عوام کا قہر، اور یہ ہے عوام کا ایک ریئیکشن جس کو آپ کو فیس کرنا پڑے گا. گاڑی کے اندر موجود تھے جی،
اور اگر آپ غور سے دیکھ سکیں تو انہوں نے اپنا سر نیچے کر لیا. یہ کون ہے جی؟ یہ چیف جسٹس آف پاکستان، سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہے، جو پاکستان کی عوام کو فیس نہیں کر سکا. اور یہ آپ کا پھر مقدر بن جاتا ہے. آپ پہلے ایسے فیصلے کرتے ہیں اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ لندن آ کر آپ جو ہے آپ کا تنقید آپ کا پیچھا نہیں کرے گی. سر تنقید تو آپ کا پیچھا کرے گی، اور تنقید نے آپ کا پیچھا کیا بھی. اور میرے لیے حیران کن یہ ویژولز تھے. یہ بچے، یہ ورکرز، یہ عوام، یہ جتنے بھی لوگ وہاں پر آج موجود تھے قاضی صاحب کو ویلکم کرنے کے لیے، انہوں نے بھرپور طریقے سے ویلکم کیا. اینڈ لک ایٹ دا پکچر. یہ اس سے زیادہ بے عزتی کوئی نہیں ہو سکتی کہ ایک سابق چیف جسٹس آف پاکستان کو اپنا منہ چھپانا پڑا. وہ اپنا چہرہ جو ہے وہ دکھا نہیں رہا، اور صاف نظر آ رہا ہے کہ ادھر سے ویلکم ہو رہا تھا اور وہ گاڑی جو ہے وہ گزرتی ہے تو پھر اس گاڑی کے اندر قاضی صاحب جو ہیں وہ اپنا سر جو ہے وہ نیچے کر لیتے ہیں. دس از کوائٹ ایویڈنٹ کہ یہ قاضی صاحب ہی تھے. ویورز، یہ آج کی ہماری نشست تھی. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، خاص طور پہ قاضی صاحب کے حوالے سے. ان کا یہ ویلکم اب ہمیشہ اسی طرح ہوگا، ساری عمر اسی طرح ویلکم ہوگا. یہ جہاں جائیں گے اور لوگ جو ہیں اب ان کو اسی طرح جو ہے وہ ان کی عزت افزائی کریں گے، وچ از ریئلی سیڈ. ایسا آپ اپنے فیصلوں کی وجہ سے کرتے ہیں، لیکن پاکستان کی عوام کو جی آپ کیسے روک سکیں گے؟ یہ اگر پاکستان ہوتا نا تو اب تک وہاں پہ لاٹھی چارج بھی ہو چکا ہوتا، سب پہ دہشت گردی کے مقدمے بھی بن چکے ہوتے. دس از دا بیوٹی آف ڈیموکریسی جی. آپ کسی کے خلاف بھی احتجاج کریں، قاعدے قانون کے اندر رہ کے کریں، آپ کو ریاست روکتی نہیں ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.